Back students, in the video series of NCERT exercise solution, we have already done up to the question number 1.6. In this lecture, we will cover question number 1.7 to 1.10. So let's see the first question. That is, how will you distinguish between the following pair of terms? Hexagonal close packing and cubic close packing. Diagrams are actually given aside. आप यहाँ पे clearly देख रहे हैं, दो diagrams आपको दिया गया. The first one is the hexagonal close packing और दूसरा आपका है the second one is the cubic close packing structure. So इन दोनों के बीच में अगर डिस्टिंग्विश करना हो तो पहले हम यहाँ पे SCP और CCP के लिए कॉलम बनाते हैं. सो डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपको कुछ चीज़ें यहाँ से मेंशन हो जाएंगी, पता चल जाएगा क्या क्या. फर्स्ट, अगर आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो इसमें जो लेयर होता है वो इस तरीके से प्रोजेक्टेड है कि जैसे सेंटर नीचे सबसे बॉटम ए के लेयर ए की बात करें आप, यहाँ पे 3 एटम्स हमारे हैं इस तरीके से अरेंज कि उन्हें सेंटर से मीट कर दिया जाए तो वहाँ पे नीचे एक ट्रायंगल बनेगा. फिर बी जो लेयर है उसके अगर एटम्स के सेंटर्स को मीट कर दिया जाए तो दैट विल फॉर्म अ हेक्सागन. फिर उसके बाद हमारा नीचे और एक हमारा आपका उसके ऊपर जो लेयर है वो हमारा आपका फिर से वैसा ही ट्रायंगल बन रहा है जैसा लेयर ए का था, यानी फर्स्ट लेयर था विच इज़ लेयर ए. और फिर उसके बाद अगर इस तरीके के टर्म्स रिपीट होते चले जाएं, हम उन्हें मर्ज कर दें तो ये हमारा ए बी टाइप ऑफ पैटर्न बनता चला जाएगा. ओके, तो हेक्सागोनल क्लोज टाइप पैकिंग में हम लोग कह सकते हैं इन दिस द सेकेंड रो, जो दूसरी रो है आपकी, second row of spheres, basically these are the atoms. Okay, spheres are placed in depressions of first row. ठीक है, जहाँ एटम का हमारा डिप्रेशंस वाला रीजन होगा, नहीं ये रीजन्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, जहाँ वो डिप्रेशंस वाले रीजन होंगे उस रीजन में वहाँ पे दूसरा एटम हमारा रखा गया. ठीक है, यानी 2 एटम जैसे इस तरीके से हैं तो उसका ये डिप्रेशन वाला रीजन है, उसके ऊपर लेयर में एटम हमारा रखा गया. ओके, एंड थर्ड रो इज वर्टिकली अलाइन विद द फर्स्ट, जबकि थर्ड रो जो है इज वर्टिकली अलाइन विद द फर्स्ट, अलाइन with first, and similarly the fourth with second, similarly fourth with second, similarly fourth with second. So forming a AB type of pattern. ओके, सो इस तरीके का अगर अरेंजमेंट है तो वो हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कहलाएगा. सो इन केस ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, अगर आप एटम्स के अरेंजमेंट को देखें बी में, तो यहाँ अगर हम इनके सेंटर्स को मीट कर दें तो ये ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ऊपर सेंटर्स को मीट करें तो दैट विल फॉर्म अ हेक्सागन अगेन, और ऊपर वाला ट्रायंगल अब चेंज हो गया. अब इस और इस ट्रायंगल लेयर में हमारी डिफरेंस दिख रही है, यानी कि वो सेम लेयर नहीं है. तो लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, उसके ऊपर फिर जो लेयर आपका होगा वो वापस ए का होगा. तो यानी कि ए बी सी एंड देन ए बी सी, इस तरीके का पैटर्न हमारा ये फॉलो होगा. ओके, सो ये इसे हम लोग कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट. एंड इन दिस टाइप यू कैन से, इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग अरेंजमेंट या अरेंजमेंट, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, सेकेंड रो ऑफ स्फीयर्स are placed in the depressions of first row. पहले रो के जो लेयर्स में डिप्रेशंस हमारे थे उसके ऊपर सेकेंड रो रख दिए गए, एंड थर्ड रो of spheres are placed in depressions of second row. ठीक है, while the fourth row will be similar to that of first row. Fourth similar to first row. ठीक है, एंड फॉर्मिंग अ पैटर्न विल बी ए बी सी
ABC टाइप ऑफ पैटर्न। ओके, सो इस तरीके का ये पैटर्न बनता चला जाएगा। ओके, सो डेफिनेशंस आपको इस तरीके से देना। पहले वाले का डेफिनेशन मैं बताऊं फिर से कि फर्स्ट रो के ऊपर, फर्स्ट रो में जो डिप्रेशंस होंगे उसके ऊपर सेकंड रो के स्पेस रख दिए गए, और सेकंड रो के ऊपर जो हमारा आपका मतलब थर्ड रो रखा जाएगा वो बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह ही होगा। ठीक है, तो उसे हम ए बी टाइप ऑफ पैटर्न में देख रहे हैं। फिर दूसरा हमारा SCCP अरेंजमेंट था, उसमें क्या था, तो उसमें हमारा जो फर्स्ट रो का डिप्रेशंस था उसके ऊपर हमारे सेकंड रो रख दिए गए, और सेकंड रो के ऊपर जो डिप्रेशंस है उसमें हमारे थर्ड रो रख दिए गए। ओके, और फिर जो फोर्थ रो है वो बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह ही सिमिलरली वैसे ही रो रख दिया जाएगा। ओके, एंड इस तरीके से ये पैटर्न आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। सो इट विल फॉर्म अ पैटर्न लाइक ABC टाइप ऑफ पैटर्न। सो दिस वाज द फर्स्ट डिस्टिंग्विश। दूसरे डिस्टिंग्विश में आते हैं, तो यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए कहा गया। सो ये बहुत सिंपल सा है। एक यूनिट सेल, पहले बात हम करते हैं यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल क्या है, तो यूनिट सेल इज द सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एन क्रिस्टल लैटिस। एक छोटा, सबसे कह सकते हैं क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पोर्शन विच व्हेन रिपीटेड ऑन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन देन इट विल कंस्टिट्यूट द इंटायर लैटिस। ओके, तो मैं यहाँ पे भी दो ये ले लेता हूँ। फर्स्ट क्रिस्टल लैटिस एंड द सेकेंड इज यूनिट सेल। सेकेंड वन इज यूनिट सेल्स। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स। फर्स्ट क्रिस्टल लैटिस क्या है, तो बेसिकली 3D अरेंजमेंट है एक तरीके से। तो इट्स अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, और आयंस और मॉलिक्यूल्स। While the unit cell, it is the smallest portion of a crystal lattice, which when repeated in all the possible directions constitute the entire lattice। ठीक है, एक यूनिट सेल, ये एक यूनिट सेल था हमारा। यहाँ पे एक जो आपने क्यूबिक यहाँ पे जो शेप बनाया वो हमारा एक यूनिट सेल था। अब आपको यहाँ पे हल्का सा लाइटेड आपको दिख रहा है। इस यूनिट सेल के ऊपर ये दाएं बाएं राइट लेफ्ट, आप हर साइड में अगर आप यूनिट सेल ऐसे ही रखते चले जाएं, जैसे ब्रिक का अरेंजमेंट होता है ना, आपने देखा हो कहीं नई कंस्ट्रक्शन अगर हो रहे हो बिल्डिंग्स वगैरह, तो वहाँ ब्रिक को ना अरेंज करके रखा जाता है, ईंटों को। तो वो ईंटों का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, एक ईंट हमारे लिए वो क्या है, वो यूनिट सेल है। और पूरा जो अरेंजमेंट आपको है, जो एक साथ वो कलेक्टिवली रखे गए, उस पूरे सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस का ही एक सबसे छोटा पोर्शन यूनिट सेल कहलाता है, जो कि हर डायरेक्शन में रिपीटेडली रख दिया जाए वैसे यूनिट सेल, तो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड इसका डिफरेंस हमारा, इसी क्वेश्चन का ही हम 1.7 के ही 3 डिफरेंसेस थे, उस थर्ड डिफरेंस पे हमारे हैं। ठीक है, सो 1.7 क्वेश्चन ही कंटिन्यू चल रहा है। सो नेक्स्ट इज द थर्ड इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन अ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में आपको यहाँ पे दिख रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स इस तरीके से दिखता है, यानी कि अगर हम बात करें 3 एटम की, तो 3 एटम अगर नीचे के लेयर में 3 एटम ऐसे है और ऊपर एक एटम का लेयर हमारा ऐसा हो गया कि वो इस वॉइड को कवर कर रहा हो, सो दैट वॉइड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना रखा है, इससे क्या नाम, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या है कि 3 आपके एटम्स के जो अरेंजमेंट होंगे नीचे वाले लेयर में वो ऐसे होंगे, और इसके ऊपर जो 3 एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा, ताकि वो पार्शियली वो जो है ना वॉइड आपको कवर्ड हो, सो दैट वॉइड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, इसका ही जब आपको ये वर्टिकल व्यू है, ठीक है, और ये इसका हॉरिजॉन्टल व्यू है, जब हम इसे हॉरिजॉन्टली इस एटम्स के अरेंजमेंट को देखते हैं, तो हमें ये दिखता है कि 3 एटम्स ऐसे नीचे अरेंज्ड हैं और एक एटम ऐसे ऊपर है। तो जब इनके सेंटर से सेंटर मिला दिए जाए तो ये हमारा एक टेट्राहेड्रॉन शेप बनाता है, और बीच में जो ये आपका दिख रहा है ये पोर्शन, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल होल।
जहां पे हमारा वॉइड बन रहा है. सो वॉइड्स क्या होते हैं? वॉइड्स आर नथिंग बट द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द एटम्स इन अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस. जो अगर रेगुलर क्रिस्टल लैटिस का अरेंजमेंट हो और उसमें जो एटम्स के स्फीयर्स के बीच में जो गैप्स होते हैं, खाली स्पेसेस होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वॉइड्स कहते हैं. ठीक है. यूजुअली कैटायंस जो होते हैं वो वॉइड्स की पोजीशन को लेते हैं. ठीक है. सो ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स. फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आप देखें यहाँ पे तो 3 हमारे जो है ना एटम्स वो नीचे हैं. इस तरीके से उनके सेंटर्स को मीट कर दिया जाए तो ये है. ऊपर के 3 हमारे एटम्स के सेंटर्स को मीट कर दिया जाए तो ऐसे बनेगा. तो हम इनके लाइंस को ऐसे मीट कर देते हैं तो ये एक टेट्राहेड्रॉन शेप कहलाता है. इस तरीके से आप मीट कर दें सो दैट फॉर्म्स ए टेट्राहेड्रॉन शेप, ऑक्टाहेड्रॉन शेप, सॉरी. सो दिस फॉर्म्स एन ऑक्टाहेड्रॉन शेप. तो इसीलिए हम इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं. ओके. सो नाउ द बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो बेसिक डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा? सो बेसिक डिफरेंस हमारे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच में. टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या है? ठीक है. तो हम कह सकते हैं सराउंडेड बाय these voids, surrounded by 4 atoms. 4 एटम्स इसके सराउंडिंग में आपको दिखाई देंगे. सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. ठीक है. एंड दिस इज सराउंडेड बाय 6 atoms. So hence the coordination number will be 6. ठीक है. कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका पूछा जाता है. ठीक. और अगर हम इसकी बात करें अरेंजमेंट की तो ये हमारा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, अगर हम अरेंजमेंट में देखा जाए कितने टेट्राहेड्रल एंड कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे. सो इफ n बी द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड spheres, then tetrahedral voids will be 2n. ठीक है. एंड सिमिलरली इफ n बी द, अगर n हमारा नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स हो, क्लोजली पैक्ड, ठीक है, क्लोजली पैक्ड स्फीयर्स, then the octahedral void would be 2n. ठीक है. किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बनाने में ये हेल्प करता है. क्वेश्चन इससे बनते हैं हमारे. नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कि नंबर ऑफ, अगर आपके क्लोजली पैक्ड स्फीयर्स या जो स्ट्रक्चर को बना रहा हो अगर उसके नंबर ऑफ एटम्स आपको गिवन है, इफ दैट इज इक्वल्स टू n, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वुड बी n और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी 2n. सॉरी, दिस इज n. Repeat, number of octahedral voids will be n and number of tetrahedral voids will be 2n. Next question है 1.8. How many lattice points are there in one unit cell of each of the following lattices? Face centered cubic, face centered tetragonal, ठीक है, दोनों के लिए. और फिर उसके बाद बॉडी सेंटर्ड. तो इन दोनों का सेम ही होगा, भले वो यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ तो चाहे वो टेट्रागोनल शेप हो या क्यूबिक शेप हो, द नंबर ऑफ यूनिट लैटिस पॉइंट्स विल बी सेम. सबसे पहले लैटिस पॉइंट होता क्या है? लैटिस पॉइंट हम कहते हैं किसी भी यूनिट सेल में, आपने यूनिट सेल का स्ट्रक्चर जब देखा है तो यूनिट सेल में आपने ये जो डॉट्स देखे हैं, ठीक है, ये डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल. ठीक है. सो व्हाट डज दिस यूनिट सेल रिप्रेजेंट? लैटिस पॉइंट हमारा, लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट इन अ यूनिट सेल. सो लैटिस पॉइंट एक यूनिट सेल के अंदर एटम्स के पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, कि एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है. तो यहाँ अगर इस क्यूब में मैंने यहाँ पे 8 कॉर्नर्स में अगर डॉट्स रिप्रेजेंट दिखाए, शो किए हैं, दैट मीन्स कि 8 कॉर्नर पे ही एटम्स प्रेजेंट है. ठीक है. अगर ये फेस सेंटर्स की बात की जा रही होती तो फेस सेंटर में इसके अलावा हर एक फेस के सेंटर्स में, यानी यहाँ पे, ठीक है, इस डायगोनल, इसको आप देखें, डायगोनल करने के बाद इस फेस का सेंटर हो गया. ऐसे ही नीचे, ऐसे ही इस तरफ एक फेस सेंटर होगा, एक इधर, एक सामने वाला और एक पीछे वाला. सो ओवरऑल 6 फेसेस के सेंटर्स पे, ठीक है, लैटिस पॉइंट हो गए, प्लस 8 कॉर्नर पे हो गए. तो टोटल हमारे लैटिस पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 14. ठीक है. 8 कॉर्नर पे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 6 फेस सेंटर्स पे हो गए. ठीक है. ये हमारे फेस सेंटर्स के हैं. मैंने सब में डायगोनल्स नहीं बनाया ऐसे, सबके फेस सेंटर्स के. तो टोटल हमारे 14 लैटिस पॉइंट्स होंगे इन अ यूनिट सेल. ठीक है, फेस सेंटर्स में. बॉडी सेंटर्ड में बात करें तो बॉडी सेंटर्ड में आपको पता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं. मैं इसे कलर में ले लूँ तो एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे, और पूरा का पूरा एक एटम
कॉर्नर पे तो 1/8 पोर्शन प्रेजेंट होता है, पूरा एक एटम बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा। सो ओवरऑल 8 एटम्स आपके कॉर्नर्स पे और प्लस एक एटम हमारा बॉडी के सेंटर पे, तो ओवरऑल 9 लैटिस पॉइंट्स होंगे इसमें। सो फर्स्ट और सेकंड का आंसर 14 एंड द थर्ड वन बॉडी सेंटर्ड, उसका आपका आंसर कितना, सो दैट इज 9। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। 2.9 में पूछा गया द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल। क्या उसमें सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं? तो पहले मैं एक तरफ मेटेलिक सॉलिड्स के लेवल में देखो, दूसरी तरफ आयनिक सॉलिड्स की बात करूँ मैं, ठीक है। तो पहले हम सिमिलरिटीज की बात करते हैं। सिमिलरिटीज क्या है? सिमिलरिटीज, ओके, तो सिमिलरिटीज में फर्स्ट है मेटेलिक सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो कंसिस्ट ऑफ positively charged ions surrounded by sea of electrons, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। और यहां भी अगर हम कहें तो कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड कटायन and negatively charged anions, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, सो फॉर बोथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, दोनों को एक साथ यहां पे लिखता हूं, फॉर बोथ द केसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि आयंस के बीच में फोर्सेस हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगे। ओके, सो दीज आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द मेटेलिक एंड आयनिक सॉलिड। डिससिमिलरिटीज की बात करते हैं। सेकेंड डिससिमिलरिटीज क्या होंगी? सो डिससिमिलरिटीज में, ठीक है, डिफरेंसेस कहते हैं हम बेसिकली डिससिमिलरिटीज और डिफरेंसेस में। फर्स्ट पहला कि मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in solid as well as molten state, दोनों स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये आयनिक सॉलिड्स कैन ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in aqueous solution or their molten state। सेकेंड डिफरेंस हमारा इसका ये हो जाएगा कि इसकी कंडक्टिविटी, ठीक है, मेटल्स की डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। So conductivity is what? Conductivity is the reciprocal of resistivity, ठीक है। It is basically the ease with which it allow the flow of charges through it। कितनी आसानी से अपने से होते हुए चार्जेस को फ्लो करता है, कि अलाउ करता है कि फ्लो हो जाए, वो कंडक्टिविटी होती है, रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, ठीक है। तो और यहाँ क्या है? यहाँ कंडक्टिविटी इंक्रीजेस with rise in temperature, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे यहाँ कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। सो दिस इज द बेसिक सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मेटेलिक एंड आयनिक सॉलिड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। इसी का सेकंड पार्ट है, 1.9 का ही सेकंड पार्ट है। सो आयनिक सॉलिड्स की अगर हम बात करें, सो आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड बिकॉज ऑफ इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, कैटायंस और एनायंस के बीच में जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से दे आर हार्ड, ठीक है। सो ऐसे लिख सकते हैं, हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड ब्रिटल, वाई ब्रिटल? सो ब्रिटल होने का रीजन ये है बिकॉज
bond breaks on applying a force because these bonds break by the application of force, फोर्स लगाते हैं ये बॉन्ड टूट भी जाते हैं, इसीलिए ये हमारे ब्रिटल नेचर के होते हैं. ओके, तो इसमें कैलकुलेट करना है पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ मेटल क्रिस्टल फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. 3 डेरिवेशन आपके हैं इस 1.10 क्वेश्चन में. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. तीनों केसेस में पैकिंग एफिशिएंसी आपको निकालनी है. पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में कहूँ तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल. उस यूनिट सेल में जितने भी स्फीयर्स हैं उनकी कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100. अगर आप इसकी बात करें सिर्फ तो ये पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है. दिस इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन. ठीक है, और अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो द सेम पैकिंग फ्रैक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू द परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी. तो अगर सीधे शब्दों में कहें हम बेसिकली तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कितना परसेंट एक यूनिट सेल का वॉल्यूम स्फीयर्स ने ले रखा है, उसके अंदर प्रेजेंट जो एटम्स हैं उसने कितना परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है यूनिट सेल के अंदर, क्योंकि यूनिट सेल के अंदर खाली जगह भी होती है. ठीक है, इस तरीके से एटम्स अगर अरेंज्ड होंगे इसी यूनिट सेल में आप देखें तो इसमें हमारा बीच में जो स्पेसेस खाली भी होगा. ठीक है, तो वो सब आपका हटा के स्फीयर्स ने कितनी वॉल्यूम ले रखी है उसे हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं. वो चीज़ परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है. ठीक है, तो हम बेसिकली इन डेरिवेशंस को करते वक्त आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट, जब भी हम ये परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला तो आपको याद रहना ही चाहिए. सबसे पहला आपका जो ये है रिलेशन निकालना, क्या इसके एज लेंथ और एटम्स के रेडियस के बीच में, एटम्स का रेडियस आप यहाँ पे r लेट कर रहे हैं और ये जो एज लेंथ है वो पूरा हमने a लेट किया, तो इसके बीच में हमें रिलेशन निकालना है. सो अगर आप देखें यहाँ पे तो क्लियरली दिखा गया है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है. सबसे पहला काम आपका यही है. ठीक है, सो हमारा रिलेशन बिटवीन A एंड R इज फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट A इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R. इसमें जो कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं ना बिल्कुल टच में होते हैं. अगर इसका रेडियस R है, इसका रेडियस R है और ये एज लेंथ पूरा कितना है दैट इज A, तो A इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R. पहली चीज आ गई. अब सीधे आप चले जाओ परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी में. परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी में आपको ये भी पता होना चाहिए कि फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं? 1 प्रेजेंट होता है. ओवरऑल एटम का पोर्शन जो यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा दैट इज 1. आपने कर रखा है 1/8 पोर्शन आपके एटम के हर एक कॉर्नर में होते हैं और 8 कॉर्नर है तो टोटल मिला के एक एटम का पोर्शन ही उस यूनिट सेल के अंदर होता है. तो हम एक एटम की वॉल्यूम ऊपर लेंगे डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. सो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इज वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, एक स्फीयर की वॉल्यूम ऊपर क्योंकि एक ही एटम होते हैं इसके यूनिट सेल में सिंपल, और डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100. ठीक है, एक एटम का वॉल्यूम, एक स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होगी. ठीक है, डिवाइडेड बाय एक यूनिट सेल की वॉल्यूम. तो अगर इसका एज लेंथ है a और ये क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? सो वॉल्यूम विल बी a क्यूब. तो नीचे a क्यूब आपने लिख लिया. नाउ यू नो द रिलेशन बिटवीन द a एंड r. ठीक है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब यानी कि 2r का होल क्यूब. So 2r का होल क्यूब is 8r क्यूब, 2 का क्यूब and r का क्यूब, 8r क्यूब. Now r क्यूब and r क्यूब will cancel out. ठीक है, and 4 2s are 8 भी cancel out हो जाएगा. So this is 1/6. ठीक है, pi upon 6 you can say into 100. So when you calculate this it comes out to be 52.4%. पाई की वैल्यू आप 22/7 रख दो. ठीक है, तो उससे हमारे पास ये रिलेशन में आ जाएगा कि इसकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 52.4%. दैट्स इट.
तो पहला काम आपका यही है, ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना। दूसरा स्टेप आपका होगा सीधे ये भी जानना कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यूनिट सेल के अंदर। सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में एक ही एटम का पोर्शन होता है। बीसीसी में आपके जो होते हैं 2 एटम होते हैं, 8 कॉर्नर मिला के एक एटम, और बॉडी के सेंटर का पूरा एक एटम, तो टोटल 2 एटम होते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल 4 एटम होते हैं, कॉर्नर्स मिला के 8, ठीक है, और हर एक फेस के सेंटर्स हाफ पोर्शन मिला के 6 फेसेस होते हैं, तो टोटल 3, तो 3 प्लस आपका जो 1 होगा वो मिला के टोटल 4 एटम्स हो जाएंगे। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और तीसरा पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट कर दो बस। सेकेंड डेरिवेशन पे आते हैं इसी तरीके से। देखो सेकेंड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, आप किसी भी एक फेस को देख लो, इसे इस साइड में ड्रॉ किया ही गया है, आप देखोगे फेस सेंटर्स में क्या होते हैं, एटम्स फेस के कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, ठीक है। एटम्स हमारा फेस के सेंटर्स में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होगा। और अगर वो फेस के सेंटर में प्रेजेंट है तो फिर हम वहां से ए और आर के बीच में, पहला हमारा स्टेप ऑलवेज क्या था, ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना। तो यहां से हम कैसे निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आप इस डायगोनल को हमें बेसिकली जो है ना देखें तो दिस इज आर, दिस इज डायगोनली ये डायमीटर है, दिस इज 2r एंड दिस इज आर अगेन, ठीक है। और ये एज लेंथ तो ए और ए है ही, ओके। सो लेट इट बी ए बी एंड सी। So from the triangle ABC, मैंने एक साइड व्यू यहाँ पे दिया है 3D, और 2 डायमेंशनल इस फेस का ABCD का जो हमारा फेस का दिया है मैंने वो यहाँ पे दिया है। So from the triangle ABC, what is AC? AC is equals to अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। AC क्या है, AC डायगोनल है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली। तो AC क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। सो दिस इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ A बाहर आ जाएगा बिकॉज A स्क्वायर आएगा और रूट से हम उसे बाहर निकाल सकते हैं, अंडर रूट 2A। नाउ व्हाट इज AC? सो फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट AC इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ R। ये कितना है, तो दिस इज r प्लस 2r प्लस r, सो दिस इज 4r। सो 4r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। हमें a को r के टर्म में लिखना था, तो a की वैल्यू r के टर्म में कितनी हो जाएगी, अब यहाँ से a निकालिए तो वो कितना हो जाएगा, दिस इज 4 बाई रूट 2 टाइम्स ऑफ r, ठीक है। 4 बाई रूट 2 टाइम्स ऑफ r की वैल्यू फिर कितनी हो गई, सो दिस इज इक्वल्स टू 4 बाई रूट 2 टाइम्स ऑफ r इज, ऐसे ही रखते हैं इसको, वैल्यू को हम वॉल्यूज उसमें पुट कर लेंगे, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ r जो हमारा उसे आप रहने दें, ये भी रख सकते हैं। सब आ जाते हैं सीधे परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी पे, ठीक है, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी पे। एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में z की वैल्यू कितनी होती है, 4, यानी 4 एटम्स होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर फेस सेंटर्ड में, ठीक है। 1/8 कॉर्नर को मिला के, ठीक है, प्लस फेसेस सेंटर में, हर एक फेस के सेंटर में आधा एटम होता है और 6 फेसेस होते हैं, तो ये मिला के आपका टोटल ये हो जाएगा 1 एंड दिस इज 3, सो दिस इज 1 प्लस 3 इज 4 एटम्स। तो z की वैल्यू 4। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी में वी हैव वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। 4 स्फीयर की वॉल्यूम इज 4 इंटू 4 बाई 3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज a क्यूब इंटू 100। सो a क्यूब की जगह आपको ये पुट कर देना है, ठीक है, 4 इंटू 4 बाई 3 पाई r क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 अपॉन रूट 2r का होल क्यूब। तो यहाँ से r क्यूब और r क्यूब कट जाएगी, 4 बाई 2 का इसका आप इस क्यूब निकाल लें, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमारे पास, तो ये आपकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी आएगी 74%, ठीक है, विच इज हाईएस्ट अमॉन्ग दीज 3 यूनिट सेल्स, 74%, ठीक है। अब बचता नेक्स्ट हमारे पास विच इज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आप देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे
सबसे पहले वही चीज़ हम करेंगे। बेसिकली ए और आर के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास ये लाइन आप देखिए, दिस इज द बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल नहीं है, बॉडी का डायगोनल है। ये इस सेंटर की बात कर रहा है और ये पीछे वाला जो हमारा आपका सेंटर है एफ, तो ये निकालना है हमें, क्योंकि यहाँ डायगोनली, बॉडी डायगोनली एटम्स जो है ना बिल्कुल टच में होते हैं। फेस सेंटर में क्या था, एक फेस में हम देख रहे थे एटम्स जो कॉर्नर पे है ना वो आपस में कांटेक्ट टच में नहीं होते, ठीक है, मगर जो फेस के डायगोनल में जो हमारे एटम्स हैं वो बिल्कुल कांटेक्ट में होते हैं, तो वहाँ से ए और आर का रिलेशन आ गया। इस वाले में, ठीक है, फेस से आपको कोई टच में है नहीं, फेस सेंटर में है ही नहीं, बॉडी के डायगोनली एटम्स बिल्कुल टच में होते हैं, कॉर्नर वाले एटम तो टच में होंगे नहीं, उनके बीच में इतना इतना स्पेस होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे फिर, तो इसको पहले निकालेंगे, ए एफ निकालेंगे। सो ए एफ निकालने के लिए भी हमें पहले चाहिए, दिस इज एफ डी। एफ डी कैसे आएगा, तो एफ डी हमारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल से आ जाएगा, ठीक है। तो एफ डी हमारा आपका एक फेस, किसी फेस का आप देखें तो उसका डायगोनल है, तो फेस का डायगोनल दिस इज ए एंड ए, दो ए आपको यहाँ पे दिया ही गया है, दिस इज ए एंड ए। तो अगर इससे आप फेस का डायगोनल निकालें तो आपको पता है कि एफ डी, ठीक है, यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, √2 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि अगर ये ए है ये ए है तो ये कितना आएगा, b इज इक्वल टू √2a। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, दिस इज फ्रॉम द ट्रायंगल, ये मैंने कहाँ से लिखा है, तो ये मैंने फ्रॉम द ट्रायंगल EFD से लिया है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करके EFD से मैंने ये रिलेशन निकाला है। अब मैं ले रहा हूँ फ्रॉम द ट्रायंगल अगेन, कौन से ट्रायंगल को ले रहा हूँ मैं, नाउ AFD, फ्रॉम द ट्रायंगल AFD, इस राइट एंगल ट्रायंगल में व्हाट इज AF, AF इज इक्वल टू √of B² प्लस C², जो यहाँ पे दिया गया BC से लेट किया गया, ये हमारा आपको FD जो है ना इसे B लेट किया गया था, ओके, यहाँ पे B लेट किया गया। सो B² अंडर में C², सो B² इज व्हाट, B² इज √2a का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2a² प्लस C², सो व्हाट इज C², C हमारा आपका सॉरी AD का स्क्वायर होगा, सो AD का स्क्वायर इज a², ओके, सो दिस इज a², सो √of 3a², तो 3a² में रूट के अंदर सिर्फ आप 3 को रखें, a² को बाहर ले लें, ओके, तो ये आ गया √3a, और इसे C लेट का, ये AF जो है ना वो C है, ओके, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम में ये था, दिस इज AD, यहाँ पे मैं लिख दूं कि AF इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली AF इज √of FD² प्लस AD², एंड AD इज व्हाट, AD इज a² √3a। अब नाउ व्हाट इज दिस, तो ये भी आपका जैसे पीछे रिलेशन था ना, ये r है, ये 2r है और ये भी r है, तो ये फिर से 4r के बराबर है। सो फ्रॉम हियर वी गेट दैट a इज इक्वल टू 4/√3 टाइम्स ऑफ r। आ गया, पहला रिलेशन आ गया, a और r के बीच का जो हमें रिलेशन चाहिए था वो आ चुका है, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आप कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में जो प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है, इट्स 2, सारे कॉर्नर्स मिला के 1/8 कॉर्नर मिला के 8 कॉर्नर, तो वो एक एटम हो गया, प्लस एक पूरा बॉडी सेंटर के अंदर, सो दिस इज ओवरऑल 2 एटम्स जो हमारा एक यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है, सो Z इज 2। तो अब आ जाओ परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी में, तो 2 एटम का, अगर आपको 2 ही एटम का पोर्शन उस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है तो ऊपर ली जाएगी वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, तो 2 स्फीयर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 2 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय यूनिट सेल की वॉल्यूम a³ इंटू 100, ठीक है। तो a की जगह आप क्या लिखेंगे, 4/3√3r का होल क्यूब, सो 2 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय 4/√3r का होल क्यूब, तो यहाँ से फिर r³ और r³ कट जाएगा, ठीक है। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, इंटू 100 भी है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इंटू ये कैलकुलेट होने के बाद आएगा, दिस इज 68%। सो दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। इस वीडियो लेक्चर में आपने जो है ना 3 डेरिवेशंस भी आपने देखे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का डेरिवेशन है पैकिंग एफिशिएंसी का, ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस तो आपने देखे हैं, ओके। सो बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। टिल देन थैंक यू।